अगर बिहार में आने वाली सरकारें इस बात पे लड़ें कि 2019 में क्या हुआ था या 2010 में क्या हुआ था और हमेशा पास्ट पर लड़ाई लड़ें और आज क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं है और भविष्य में आकर हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, अगर उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो ये धोखा है फिर बिहार के साथ। शराब जो केस में जो लोग जेल में गए हैं, पता है वो लोग हैं जो शराब पीते हैं, उनको नहीं डाला गया जो शराब बेचते हैं। क्राइम तो वो कर रहा है ना कि जो शराबबंदी जहाँ पर हो उस स्टेट में जो शराब बेच रहा है क्रिमिनल वो है, उसको जेल में जाना चाहिए। उसका पूरा जो तंत्र है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। अपहरण हो, रेप हो, हत्या हो या तनिष्क का शोरूम लूटा गया था ना, आज तक की सबसे बड़ी डकैती तनिष्क में यहाँ पर हुई। आरजेडी आ जाएगी, जंगल राज हो जाएगा, तो उनको यह नहीं दिखाई देता है कि जब आरा में एक पिता और पुत्र की एक ही साथ हत्या हो जाती है। बात यह है कि हम अगर ये कहेंगे कि उनका तो जंगल राज था, हमारा तो मंगल राज है ना, और सुशासन बाबू के तमगा भी लेकर चलेंगे नीतीश कुमार जी, अनोखे नेता हैं पूरी दुनिया में, सुशासन बाबू हैं। लेकिन हकीकत ये है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर क्या कहेंगे कि हम तो केस रजिस्टर हो जाता है, FIR हो जाता है, अपराधी जेल में चला जाता है। आप सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके क्राइम रुक ही नहीं रहा है। बिहार की राजनीति में महिलाएं जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली हैं। महिलाओं को लेकर हर एक पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। हमारे साथ आरजेडी की कंचन यादव हैं जो जेएनयू से पढ़ी हुई हैं और अब वो आरजेडी के साथ जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर, आरजेडी को लेकर महिलाओं में एक हमेशा डाउट रहता है, जंगल राज की तुलना की जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जंगल राज ही अपने आप में एक मुख्य है, एक फॉल्स क्रिएटेड स्टोरी कि किसी भी पार्टी के प्रति क्लियर पैदा करते हुए वोटर्स को उनसे दूर ले जाने का, और यही काम 20 साल से करते हुए NDA सरकार जो है वो आती रही है। बट इस साल जो हमने देखा, जो अभी आप रिसेंट में देखे होंगे कि मोकामा में जो हत्या हुई और उसके बाद आरा में और रोहतास जिले में हर तमाम जगहों पर हत्या हो रही है। इवन गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों ही कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी। उनके गृह जिले नालंदा में एक महिला को गला काटकर मारा जाता है, उनके पैर में 9 कीड़े ठुके जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, बलात्कार होता है, ऐसा जघन्य अपराध होता है। बट किसी में ये हिम्मत नहीं है कि कोई इसको कह दे कि ये एक जंगल राज है ना। अगर आज सरकार के लिए, सरकार कौन बनाएगा उसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो कल कौन आकर पावर में क्या करेगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तब बिहार को क्या मिला था, 1980 में क्या मिला था, 90 में क्या मिला था, या 2005 में क्या, या 2010 में ही क्या, उसके आधार पर बिहार में चुनाव होगा। तो ये तो जस्टिस नहीं है ना, बिहार के साथ जस्टिस नहीं है। अगर बिहार में आने वाली सरकारें इस बात पे लड़ें कि 2019 में क्या हुआ था या 2010 में क्या हुआ था और हमेशा पास्ट पर लड़ाई लड़ें और आज क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं है और भविष्य में आकर हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, अगर उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो ये धोखा है फिर बिहार के साथ। आप एक महिला हैं और आप जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, वहाँ पे काफी लिबरल जो है थिंकिंग रखते हैं लोग, तो आप कैसे जुड़ गई आरजेडी के साथ? तो आपको क्या आरजेडी लिबरल नहीं लगती? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा सवाल है। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है कि आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हो, आप दूसरों के साथ जुर्म होता है वहाँ पर बोलते हो, आप गलत को गलत और सही को सही कहते हो, आप झूठ और फॉल्स क्रिएटेड स्टोरी के चक्कर में नहीं पड़ते हो, आप अपने दिमाग से प्रोसेस करते हो, काम करते हो, ये आप प्रोग्रेसिव, आप अपने लिए भी कि एक समाज का बनाया हुआ जो थोपा जाता है खासकर महिलाओं पर, है ना, कि यही इसी रास्ते आपको चलना है, उस रास्ते पर ना चलकर आप ये कहते हो कि मैं क्या करूंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी विदाउट हर्टिंग यू। और ऐसा नहीं है कि अगर मंडल कमीशन नहीं होता तो हमें शायद वो रास्ता देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारे में प्रतिभा किसी से कम है? अगर हम मंडल लोग कहते थे ना ये कि अरे फिर वो मेरिट वाला कॉन्सेप्ट आता था, फिर ये मेरिट वाला कॉन्सेप्ट का है। बात ये है कि आप क्या अब गेट फाटक जिसको बोलते हैं उसको खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो, उस समाज से, पिछड़े समाज से या महिलाओं के लिए आने के लिए जो समाज में ऑलरेडी बहुत पीछे चल रही है। तो आरजेडी से इसलिए जुड़े क्योंकि मेरी सोच
और मेरी जो सोशल जस्टिस वाली सोच थी वो हमेशा आरजेडी से जुड़ी है, इसलिए मैं छात्र भी आरजेडी में थी। वहाँ पर जवाहर जेएनयू में छात्र भी आरजेडी 2018 में बना था, हम लोग तब जुड़े और उसके बाद फिर पार्टी। कंचन, मैं आपसे ये भी सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने देखा है, हम मोस्टली जब हम विमेन वोटर से बात कर रहे हैं तो एक तो वो खुद बताती नहीं है, मतलब वो कैमरा के सामने तो बहुत ही जिसे कहते हैं शर्मा जाती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी अपना ओपिनियन जो है वो नहीं रख पाती हैं। तो आप ऐसे में लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, मतलब कि आप इंडिपेंडेंटली आकर अपने मतलब किसी से पूछे बिना आकर वोट करें? आपको लगता है कि बिहार में जो वुमनिया है वो ये डिसाइड कर पाएगी? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी चुनाव चल रहा है और बीच चलते चुनाव में नीतीश कुमार जी जो पैसे बांट रहे हैं महिलाओं के, कि हमने 1 करोड़ महिलाओं को पैसे दे दिए। अभी कल भी एक इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है और जिसपे हमारे सांसद मनोज झा जी ने लिखा भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वायलेशन है ये, तो इस पे आप कोई एक्शन लीजिए। तो आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार जी पैसा दे रहे हैं और मीडिया में बैठे हुए पुरुष समाज जो है वो इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इस पैसे से महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार जी को फिर से वोट करेंगी, और डिस्कस करने वाला कोई और नहीं पुरुष समाज है ना। क्या उसमें महिलाएं हैं? क्या महिलाओं से ये पूछा जा रहा है कि आपको यही 10,000 रुपए चाहिए, या यू वांट बेटर, यू वांट जॉब, आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको टिकट चाहिए, आप सांसद बनना चाहते हो, आप विधान परिषद में जाना चाहते हो, है ना, आप नौकरी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा चाहते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ इस 10,000 रुपए से खुश हो? वहाँ पर बैठे हुए लोग बोली लगा रहे हैं। आप सोचिए ना कि वो जो प्रतिशतात्मक सोच है उसमें बैठे हुए कुछ लोग वो बोली लगा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि 10,000 महिलाओं को मिल गया तो महिलाएं फिर 10,000 में उधर ही वोट कर देंगी। इतना महिलाओं को कम क्यों आंका जाता है भाई? महिलाओं को आप 1 करोड़ दे दो, फिर भी 1 करोड़ दे दोगे फिर भी वो उनका अधिकार उन्हीं के पास रहेगा कि वो किसको वोट करेंगी। यू विल नॉट डिसाइड इट, राइट? 5 साल से आपकी सरकार नहीं, 20 साल से आपकी सरकार है। अगर 20 साल से आप पूरा स्कीम चलाए होते ये सारा, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि महिलाएं का इतनी एम्पावर्ड नहीं हुई? एक तरफ आप दावा करते हो कि हम 40 स्कीम महिलाओं के लिए चलाते हैं, महिलाओं को हमने एम्पावर्ड कर दिया, पहले कुछ था ही नहीं, आपने एम्पावर्ड करने का दावा करते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए। तो सही क्या है आप बताओ? अगर एम्पावर्ड हुई होती तो शायद वो 10,000 की जरूरत तो नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने कल कई महिलाओं वोटर्स से बात की, सब स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें अभी भी जो है वो नीतीश कुमार क्वाइट पॉपुलर है। वो आरजेडी को अभी भी जंगल राज से उसकी तुलना करती हैं और बोलती हैं कि सुशासन बाबू के राज में कम से कम वो सेफ फील कर रही। तो आप इस नैरेटिव को कैसे काउंटर? देखिए, ये महिलाएं जो कह रही हैं या फिर जो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो फैला हुआ है, जब एक ही बात को आप जो है 1 साल 2 साल नहीं 20-20 साल बोलते हो, है ना, आपके पास पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी है, आपके पास सब कुछ है। आप सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम जो है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर यहाँ पर चुनाव प्रचार कराया जा रहा है, लेकिन सबके भाषण में क्या आपने कोई नयापन सुना? सबके भाषण में क्या आपने यह सुना कि हमने 20 साल में यह कर दिया, आगे आने वाले 5 साल में हम यह करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारा ये चुनावी वादा है, हमारा ये संकल्प है? नहीं सुन रहे आप? क्या आरजेडी आएगी तो ये हो जाएगा, आरजेडी आएगी तो वो हो जाएगा, आरजेडी आएगी तो वो हो जाएगा? इसका मतलब है कि हाँ, आरजेडी इतनी बड़ी ताकत है कि जिसका फियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। अदरवाइज अपने आधे घंटे के भाषण में उनको 50 बार आरजेडी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जब एक इंसान बार बार यही रिपीट करता है कि आरजेडी आ जाएगी, जंगल राज हो जाएगा, तो उनको यह नहीं दिखाई देता है कि जब आरा में एक पिता और पुत्र एक ही साथ हत्या हो जाती है। बात यह है कि हम अगर यह कहेंगे कि उनका तो जंगल राज था, हमारा तो मंगल राज है ना, और सुशासन बाबू के तमगा भी लेकर चलेंगे नीतीश कुमार जी, अनोखे नेता है पूरी दुनिया में, सुशासन बाबू हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर क्या कहेंगे कि हम तो केस रजिस्टर हो जाता है, FIR हो जाता है, अपराधी जेल में चला जाता है। आप सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके क्राइम रुक ही नहीं रहा है। लेकिन अभी आपने क्राइम का जिक्र किया, तो जो मोकामा में अभी हत्या हुई है, तो इतने सारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी आसपास घूम रहे हैं, लेकिन काफी देर हुई अनंत सिंह जो जेडीयू के विधायक हैं उन्हें अरेस्ट करने में। तो आप इस सिचुएशन को कैसे आंकती हैं? वो तो इनके नजर में अपराधी नहीं है, एनडीए की नजर में वो छोटे सरकार है।
एनडीए के नज़र में ना अपराधी हैं, ना बाहुबली हैं, ना गैंगस्टर हैं, ना माफिया हैं, वो कुछ नहीं, वो छोटे सरकार है। और वो आदमी अपराधी बड़े ही चाव से बोलता है कि यहाँ पर मोकामा में संविधान नहीं चलता, मोकामा में छोटे सरकार का राज चलता है। वो आदमी खुलकर ये बोलता है, एक पत्रकार को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यही मार दूं तो सरकार कुछ कर पाएगी क्या? वो डर के मारे बोलता है कि नहीं कुछ कर पाएगी। और ऐसे व्यक्ति को जो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के रूल का वायलेशन करते हुए हथियार लेकर चल रहा है, जबकि चुनाव शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हथियार सबका जब्त करवा लेती है, रखवा लेती है, फिर उसका हथियार क्यों नहीं रखवाया गया? इसका मतलब है कि अपराधियों को ये जंगल राज कहते हैं और दूसरों को। लेकिन आज जब आप हुलास पांडे से लेकर अनंत सिंह के लेकर आनंद मोहन सिंह के बेटे से लेकर सबको टिकट दोगे, फिर आप शहाबुद्दीन पर क्यों आवाज उठाते हो, क्यों बोलते हो? उनको 39 में से 38 केसेस पे जमानत मिल गई थी कोर्ट से, लेकिन यहाँ तो आपने जेल का मैनुअल बदलकर एक क्रिमिनल को बाहर निकाला। हमने जेल का मैनुअल बदलकर किसी क्रिमिनल को बाहर नहीं निकाला। शहाबुद्दीन का जिक्र आपने किया, तो इसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ का भी एक केस है। उनका कहना है कि जिस तरह से टिकट दी गई तो ये दर्शाता है कि आरजेडी की मानसिकता क्या है। जिस तरह से टिकट दी गई, एडीआर की रिपोर्ट आई है, एडीआर के रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के 65% जो कैंडिडेट हैं वो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स मत में सिर्फ यही नहीं कि कहीं गए और उनके खिलाफ जो है वो, क्योंकि पॉलिटिकल मतलब होती है, साजिश भी होती है कि उसमें एफआईआर लिखवा दिया, कंप्लेन हो गया, वैसा नहीं। मर्डर की केसेस हैं, माफिया, बालू माफिया, तमाम केसेस हैं। अब वो क्या है जो 65% लोग जो अपराधी कैटेगरी में आते हैं, आपने उनको कैंडिडेट क्यों दिया? योगी आदित्यनाथ आते हैं, आप सबको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद मर्डर का केस था। वो जब मुख्यमंत्री बने तो चार्जशीट फिर वापस ले ली अपने ऊपर से। ये भी अनोखे ही आदमी है, जैसे सुशासन बाबू ये हैं, और फिर भी जो क्राइम जो है बढ़ा जा रहा है, और दूसरे वो हैं जो अपने ऊपर से मर्डर का चार्ज वापस लिया और दूसरे राज्य में आकर बोलते हैं कि यहाँ पर तो जो है कि जंगल राज था और मैं आया तो मैं बुलडोजर, बाबा बुलडोजर लेकर भी आते। उनके विधायक 111 से 115 तक लगभग, मैंने डेटा देखा हुआ, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, जो अभी जीते हुए विधायक। तो ऐसे लोग अगर बोलते हैं अपराधी पे, तो इनको शायद, हमको लगता है ना कि एक जो थेथर लेवल होता है ना, हमारे यहाँ थेथर शब्द यूज करते हैं, उससे भी पार होती है। इनके सामने यहाँ पर मर्डर हो जाएगा, फिर भी उधर देखकर बोलेंगे वहाँ देखो जंगल राज आता है, जो नहीं देखते। जो शराबबंदी के ऊपर टेक है सभी का अलग अलग है। आरजेडी ने, जो तेजस्वी यादव ने जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो टॉडी है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो लेकिन जो महिलाएं हैं वो शराबबंदी को एक बहुत बड़ी जीत मानती है इंडिया, और लेकिन अभी भी होम डिलीवरी हो रही है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो आप एज अ वुमन इस पूरी समस्या को कैसे देखते हैं? इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपने शराबबंदी की यह था दावा कि बहुत लोग शराबबंदी की मांग भी कर रहे थे। आपको मालूम है कि जहाँ इकोनॉमिक पुअर स्टेट हो, जहाँ पर लोगों के पास पैसा बहुत कम हो, वहाँ पर जो है दिन भर कमाना और रात में आकर शराब पी जाना एक त्रासदी तो है ना। ऐसे में शराबबंदी की है, तो क्या वो सच में शराबबंदी हुआ? वो शराबबंदी नहीं हुआ। जो कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना, वह हुआ। पीछे से माफिया का रास्ता खुल गया पूरी तरह से। कौन सा ऐसा जगह होगा, यहाँ से लेकर हर जगह आप दिल्ली जहाँ भी फोन करिए आपके यहाँ शराब पहुँच जाएगी। शराबबंदी है ये। जेल में लगभग 14 लाख लोग जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, जेल में गए, कुछ लोग बाहर निकले, कुछ लोग अभी जेल में पड़े हुए हैं। और शराब जो केस में जो लोग जेल में गए हैं, पता है, वो लोग हैं जो शराब पीते हैं। उनको नहीं डाला गया जो शराब बेचते। क्राइम तो वो कर रहा है ना कि जो शराबबंदी जहाँ पर हो, उस स्टेट में जो शराब बेच रहा है, क्रिमिनल वो है, उसको जेल में जाना चाहिए। उसका पूरा जो तंत्र है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन उस पे कोई आंच नहीं आ रहा है। जेल कौन जा रहा है? जो शराब पीता है, उसकी गलती। और फिर वो उन घर की महिलाएं जिनके पति या जिनके बेटे जेल में हैं, उन घर की महिलाएं, पता है उनकी क्या स्थिति? आप सर्वे करा लीजिए। फिर वो जीविका दीदी समूह से जुड़ गई। एक लोन स्कीम जिसको बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन देती है, और उस लोन को लेकर जो लोग अपना घर चला रही हैं और कर्ज में डूबी हुई। आप जीविका दीदी कहते थे 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं जो एम्पावर हो गई, जिनको इतना पैसा मिला। फिर उन्हीं जीविका दीदियों के खातों में जो एम्पावर हो चुकी थी, फिर 10,000 आपको देने की जरूरत पड़ी।
आप तो कह रहे थे कि वो अपना बिजनेस चला रही है, सबके सब बिजनेस जब चला रही है तो सीड फंडिंग के नाम पे आपको 10,000 देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिजनेस जब चल रहा है तो सीड फंडिंग की अलग से जरूरत तो होगी नहीं। तमाम सवाल हैं जो हमको लगता है पूरी तरह से ढक कर छुपा कर रखा जाता है, चाहे वो शराबबंदी हो। शराबबंदी एक फेल कानून, पूरी तरह से फेल कानून यहाँ पर रहा है। ताड़ी पर हम तेजस्वी जी बात करते हैं कि ताड़ी पर हम लोग उसको शराबबंदी जो कानून है उसे बाहर कर देंगे, क्योंकि पासी समाज यहाँ पर बहुत है और पासी समाज का ये जो पारंपरिक व्यवसाय होता है ना, वो ताड़ी हुआ करता था, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती है, उनके पास जो है कोई अपना इनकम का अलग कोई सोर्स नहीं होता है। और जो कि हम जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आया उसमें उनके लिए सरकारी नौकरियों में कुछ उनका स्पेस ही नहीं है, अभी तक नहीं स्पेस है। ऐसे में उनके पास एक ही व्यवसाय था, पारंपरिक व्यवसाय, वो ताड़ी का व्यवसाय था। लालू जी ने उससे टैक्स हटा दिया था कि तुम लोग व्यवसाय करो, क्योंकि वो नेचुरल पेय पदार्थ है। महिलाओं के लिए महागठबंधन के मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातें क्या है? महिलाओं के लिए सबसे पहला और सबसे प्रमुख बात यह है कि जिनका जीविका को कहते हैं कि 10,000 रुपये दे देंगे, व्यवसाय शुरू कर देंगे। हमारा है कि वो जीविका दीदी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी हुई हैं और कर्ज में डूबी हुई हैं, और उनका ब्याज हर महीने वो ब्याज बढ़ती रहती है 10,000 के लोन पे, 15,000 के लोन पे। बैंक जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 10,000 15,000 लोन देती हैं, उसको उस पर जो ब्याज ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोन का लोन से उस पर माफ करेंगे। लेकिन उससे बड़ा ये है कि सारी जीविका दीदियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा मिलेगा, सारी जीविका दीदियों को, और उनकी सैलरी होगी 30,000 पर मंथ। और उनको तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्क होता है उसमें जो बढ़ चढ़कर अपना रोल प्ले करेंगी, फिर उनको अलग से जो है 2,000 का भुगतान उनको अलग से किया जाएगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, महिलाओं के लिए जो हमारी स्कीम है कि माई बहन मान योजना, आप इसी जी से बहुत सुनी होंगी कि माई बहन हमारे पास, क्योंकि जातिगत सर्वे का डेटा है और उसमें भी कौन सरकारी नौकरी महिलाएं हैं कौन नहीं है, तो माई बहन मान योजना के तहत उसका जो है 2,500 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे। और तीसरा हमको लगता है ये एक महिला और एक पुरुष से हटकर है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज़ है, सबसे बुनियादी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ लाना, और जो 3 साल की डिग्री यहाँ 5 साल में 7 साल में मिलती है उसको व्यवस्थित करना। और उससे होगा तो वो महिलाएं भी उसमें आगे बढ़ेंगी और पुरुष भी आगे बढ़ेंगे। वो जेंडर न्यूट्रल एक काम है। जो आपने एजुकेशन की बात की, तो बिहार तो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, आप खुद पढ़ने दिल्ली गई बिहार छोड़ के, तो क्या यहाँ पे सच में जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत चरमरा गया है? मैं एज आउटसाइडर आपसे नहीं, मैं आपसे, जैसे ये पटना यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए केंद्र में खड़े हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गया, अब बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे जहाँ पर बाहर से लोग आया करते थे। आप अगर दिल्ली का नाम ले लें और आप पूछे कि अपने देश में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ पर, तो आप क्या गिनवा पाएंगे कि बिहार में ऐसा है? आप कह देंगे कि दिल्ली में JNU है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या यूपी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तब हैदराबाद यूनिवर्सिटी उधर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको मैं कहूँ कि आपके दिमाग में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो एग्जिस्ट करती हो किस स्टेट में? बिहार का नाम आप नहीं लेंगे। ऐसे ही जो क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनवा दिए गुजरात में, अपने ही नाम से रख लिए। आप पूछिए कि टॉप सबसे बड़े बड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपको बिहार में एक भी नजर नहीं आएगा। फैक्ट्रीज आप पूछोगे कि फैक्ट्री जहाँ पर लेबर बड़े संख्या में काम करते हो, स्किल्ड लेबर काम करते हो, वो क्या बिहार में एग्जिस्ट करती है? आपको एक भी नाम नहीं याद आएगा। हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और हर स्तर पर काम करने के लिए ना हम 1990 और 1947 में जाएंगे तो फिर बिहार जो है 1947 वाले रास्ते पर खड़ा अब पहले ही कुछ ही दिनों में पहला चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का आंकड़ा है कि जो उनका गठबंधन है वो 160 सीटें लेकर आ रहा है। आपका क्या आंकड़ा? केंद्रीय गृह मंत्री जी का यह भी आंकड़ा था कि 400 पार जा रहे हैं लोकसभा में, 240 पे सिमट गए, 160 का आंकड़ा बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए 60 भी पार करेगी। उनके ही अपने लोकसभा के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं नंबर प्रेडिक्ट करके बताऊँ, लेकिन हाँ, हमारा जो आंतरिक सर्वे है, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता जो ओपिनियन दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आंकड़े तो ये नहीं 243 में हम कह दें कि हम 240 लेकर आ रहे हैं। हम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरह बात नहीं करते हैं। गठबंधन को लेकर, आपके गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं, काफी चिंताएं जो है विपक्ष को ज्यादा है।
उनका उनका मानना है कि सब कुछ ठीक नहीं है तेजस्वी जी और राहुल बाबा के बीच में, राहुल गांधी के बीच में। तो अभी कल या परसों एक रैली थी, मैंने सुना नीतीश जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ में होने वाला था, नीतीश जी आए ही नहीं। और आगे आने वाले जितनी भी नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हैं यहाँ पर, नीतीश कुमार जी एक भी रैली में शिरकत नहीं करते। आज वैसे रोड शो है आपके हाँ। दफ्तर के बाहर, मैं देख रही हूँ सड़क नहीं बन गई है। वही हम कह रहे हैं ना आपको कि अभी तक सोचिए कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे नहीं बताया गया, जबकि वही 2020 में सारे इनके नेता कहते थे अब की बार इसके ऊपर उनका तर्क है कि वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। आप लोगों के यहाँ तो मतलब क्योंकि न्यू पार्टीज अलाइ की हैं इकट्ठा, तो इसलिए आप लोगों को अनाउंसमेंट करने की जरूरत। तो इन्हीं से पूछते हैं ना कि क्या 2020 में वैकेंसी का सवाल था, जो अमित शाह जी कहे थे कि ये जो भी लोग पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और ये मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ। यही अमित शाह जी कहे थे ना, फिर यही बात रिपीट अब क्यों नहीं कर पाते? डायनेस्टी को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं आपकी पार्टी के ऊपर। ये बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि एक की माँ उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और एक की माँ उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अब मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि शायद वो अपने कैंडिडेट का जो लिस्ट है ना वो देखे नहीं ही। उनके कैंडिडेट के लिस्ट में जदयू 17 परिवार से आए हुए लोगों को टिकट दी है, बीजेपी 14 परिवार से आए हुए लोगों को टिकट दी है। जीतन राम मांझी जी हैं, वो तो एकदम कमाल के हैं, वो अपने ही बहू, अपने ही दामाद, अपने ही समधन को उन्होंने टिकट सारे दे दिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं तो उन्होंने अपने पत्नी को टिकट दे दिया। और चिराग पासवान जी का तो वो देते ही रहते हैं, कभी अपने जीजा जी को, कभी भांजा जी को। इस बार कह रहे चिराग बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला। चिराग, हाँ चिराग हो सके वो फैक्टर हो जो 2020 में थे, एक भी विधायक नहीं जीता था, वही वाले फैक्टर इस बार भी रहेंगे। उससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो यही हम बता रहे हैं कि अगर इनके कैंडिडेट लिस्ट में है, आप देखिए ना ऊपर से नीचे तक परिवारवाद के लोग भरे। एक मंच पर नीतीश जी प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे नीतीश जी। और जो कैंडिडेट खड़ी हुई थी कोमल, उनके पिताजी वो MLC है जदयू से, दिनेश सिंह, और उनकी माता जी जो है वो LJP-R से वो सांसद हैं। और एक सांसद और एक MLC की बेटी वहाँ पर खड़ी है, चुनाव लड़ रही हैं, और उसी मंच पे बगल पर नीतीश कुमार जी परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं। फिर उन्होंने, कोमल जी ने धीरे धीरे मग्न मुस्कुराया क्या बोल रही है नीतीश कुमार जी? तो इनको वही हम कह रहे हैं ना कि इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरी जगह दिखाई देता है, वहाँ जंगल राज चल रहा है दिखाई नहीं देगा। परिवारवाद से भरा पड़ा है इनका सारा कैंडिडेट, पूरा लिस्ट ही इनकी परिवारवाद से आती है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इनके पास मुद्दों का दिवालियापन है। इनके पास अगर ये सब निकाल दे तो क्या बोलेंगे आप बताइए? नहीं, एक बात तो जो मैं लोगों से सुनती हूँ वो कहते हैं कि RJD के ऊपर जंगल राज का तबका तो चिपका हुआ है, लेकिन आप नीतीश बाबू को गुंडा राज से नहीं जोड़। क्यों नहीं जोड़ सकते? मतलब ये तो क्यों नहीं जोड़ सकते आप बताइए? मर्डर हो जाए नहीं जोड़ सकते, रेप हो जाए आप नहीं जोड़ सकते, अपहरण हो, रेप हो, हत्या हो, या तनिष्क का शोरूम लूटा गया था ना, आज तक की सबसे बड़ी डकैती तनिष्क में यहाँ पर हुई बिहार में, और इन्हीं की सरकार थी। क्यों नहीं जोड़ सकते? इनके राज्य में जो हत्या हो रहा है वो हत्या नहीं है क्या? अनंत सिंह संत हैं, वो पुजारी हैं कहीं के, अपराधी नहीं है वो, गैंगस्टर नहीं है वो। इसीलिए हम बोले ना कि इन लोगों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतना ना बिलो द बेल्ट जा सकते हो, ना आप इतने थेतर हो सकते हो। अपराध इनके सामने होगा, फिर भी कहेंगे अरे नहीं वो अपराध थोड़ी ना हो रहा है, देखो 1990 में अपराध हुआ। लेकिन राहुल जी और तेजस्वी जी के लिए ये भी बोला जा रहा है, हालांकि उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक रैली, 2 रैली की थी, एक दरभंगा में की थी, शायद मुजफ्फरपुर में की थी, तो इकट्ठे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो उनकी एक सिनर्जी है वो क्लिक करती हुई नहीं दिखती। देखिए समस्या यह है कि राहुल जी प्रचार करेंगे तो भी बीजेपी को दिक्कत है ना, उनके क्लिप का कहीं ना कहीं काट के बोलेगी राहुल जी प्रचार करे तो भी दिक्कत, राहुल जी नहीं प्रचार करे तो भी दिक्कत। हमारे गठबंधन का प्लान क्या है? और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने तुलसी जी का चेहरा बस लगा हुआ था, उस पर भी सवाल, अरे भाई ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं लगाया जाएगा। अब नीतीश कुमार जी 2010 हो, 2020 हो या 2005 हो, पता है उनका क्या संकल्प पत्र हुआ करता था? नीतीश जी के साथ निश्चय हुआ करते थे और वो नीतीश जी के नाम पर हुआ करता था। और इस बार नीतीश जी का निश्चय नहीं आया है, इस बार
एनडीए का घोषणा पत्र आया है। एक ये भी चर्चा में हमेशा रहता है, हालांकि मुझे यहाँ पे लालू जी दिखाई पड़ रहे हैं। कल मैं विपक्ष के कुछ नेताओं से बैठ के बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि लालू जी का चेहरा पोस्टर से हटा दिया गया है, सिर्फ राबड़ी देवी जी का ही रह गया है। कहाँ पर? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कोई ऐसा पोस्टर नहीं उधर भी होगा है, जहाँ पर- नहीं, उधर होंगे, कोई ऐसा पोस्टर नहीं होगा। लालू जी के बिना आरजेडी, लालू जी को कौन निकाल सकता है? और यहाँ पर हमारे विरोधियों से भी आप पूछिए, हमारे विरोधियों से भी आप जाकर पूछिएगा कि लालू जी कितने बड़े फैक्टर हैं, तो वो बताएंगे कि बिहार की राजनीति में सिर्फ लालू जी ही फैक्टर हैं। ऐसा आप सुनी होंगे कई लोगों के मुंह से कि आप लालू जी के साथ हो या आप लालू जी के अगेंस्ट हो। दो ही पॉलिटिक्स। तेज प्रताप यादव के लिए बोला जाता है कि मैनरिज्म्स जो है वो थोड़े लालू जी से मिलते जुलते हैं। अब इनके बेटे हैं, और ये भी मतलब कल चर्चा में था कि राबड़ी देवी जी जो है वो काफी फोन कर रही हैं कि तेज प्रताप जी को अच्छे वोट जो है वो मिले। अब पता नहीं आपको इसका इन्फॉर्मेशन किसने दिया, मुझे नहीं मालूम। अगर राबड़ी जी फोन कर रही हैं तो ये कौन था वहाँ पर जो फोन से सुन रहा था और फिर आपको बताया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था कि राबड़ी जी फोन की हैं और मैं वहाँ बगल में बैठी हूँ। ओके ओके, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी जैसे आप महिला हैं, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी कंसर्न रहते होंगे कि कहाँ ट्रैवल कर रही है हमारी बिटिया रानी, तो क्या किस तरह से मतलब पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो, कुछ पूछते हैं इस तरह नहीं, से? शुरू में जो है कि जब आप पढ़ने निकलते हो उस समय कंसर्न होता है, फिर धीरे धीरे वो भी ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप कहीं भी कभी भी हर काम खुद कर रहे हो और सब कुछ संभाले हुए हो, तो इतना उनको भरोसा हो जाता है, तो फिर वो सवाल जवाब नहीं करते। या फौज का टाइम पे कब जाना है, कब निकलना है, खाना खाया? हाँ, इससे ज्यादा कंसर्न ये नहीं है कि मतलब हम जाएंगे तो कहीं है ना कुछ हो जाएगा। उनको मालूम है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी, तो मेरे समाज को बचाने का क्या दावा है, राइट? तो इस पे वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट। चलो, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए और इतना खुल के हमारे साथ अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।